तो यार क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओ लेवल फिज़िक्स की आज इंट्रोडक्शन क्लास है। तो यार मेरा नाम है सर SNR, सर नबील रमीज़ अली। सही है। अब मैं तुम लोग को ओ लेवल फिज़िक्स पढ़ाया करूँगा। जिसको फॉलो करना है करे, जिसको नहीं करना वो ना करे। भाई मेरा इसके अंदर बहुत एक्सपीरियंस है, जिसको फॉलो करना है कर ले। अच्छा भाई, सिंपल सी बात मैं बता दूँ। फिज़िक्स के अंदर फ़िज़िक्स जो है ओ लेवल्स का सबसे आसान है। ओ लेवल्स के अंदर सबसे आसान चीज़ फ़िज़िक्स है। किसी को डरना नहीं है फ़िज़िक्स से। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ना फिज़िक्स के अंदर, वैसे ही तुम लोग पढ़ते रहो। बस जैसे जैसे मैं तुम लोग को इंट्रो दूंगा ना, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। इसका कोई मसला तुम लोग को होगा नहीं। और वैसे ही मैं तुम लोग की उम्र का हूँ, मैं ए लेवल्स के अंदर हूँ और मैं हूँ भी खुद जेनजी। तो तुम लोग को मुझसे जो भी सवाल वगैरह पूछने हो पूछ लेना। मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, तो जिसको ज्वाइन करना हो वो कर लेना। अच्छा चलो इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट करते हैं। घबराना नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ओ लेवल फिज़िक्स बहुत आसान है भाई। तुम लोग का जो फिज़िक्स का जो कोड है ना, वो है 5054। बेसिक सा है। इससे होगा क्या भाई, अगर तुम लोग को पास पेपर वगैरह कोई सॉल्व करने हैं तो तुम लोग क्या करोगे कि सर्च करोगे ओ लेवल फिज़िक्स 5054। यूट्यूब आप वहाँ चले जाओ, गूगल के ऊपर चले जाओ, वहाँ पे आपने 5054 लिखोगे, कोड आ जाएगा। आप पास पेपर लिखोगे, वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हो। किसी टीचर के नोट चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हो, और सिलेबस कंटेंट चाहिए तो वो डाउनलोड कर सकते हो, उसका मसला नहीं है। अच्छा अब जहाँ तक ये तो बेसिक सी बात हो गई। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस के अंदर हमारे पास टोटल 8 चैप्टर्स हैं। पहला जनरल फिज़िक्स है। जनरल फिज़िक्स के अंदर हमारे पास होता है फिज़िकल क्वांटिटी मेजरमेंट, प्रेशर, मोमेंटम, मास वेट डेंसिटी। ये बहुत बेसिक बेसिक होता है और बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। इसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, मैं पढ़ा दूंगा। सही है, काफ़ी इजी चैप्टर है। और अब हम बात कर लेते हैं थर्मल फिज़िक्स की। थर्मल फिज़िक्स भी बहुत इजी चैप्टर है। सही है। इसके अंदर बेसिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो आपके सिलेबस कंटेंट में है ना बच्चों, उस हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा, उसका मसला नहीं है। ये वाला भी अच्छा टॉपिक है। जनरल फिज़िक्स ये हम लोग पढ़ लेंगे। थर्मल फिज़िक्स भी एक अच्छा टॉपिक है। और साउंड एंड वेव्स भी एक अच्छा टॉपिक है। लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल वेव्स वगैरह जो होती हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। सही है, उसको हम लेके जैसे नोट्स हम लोग बनाएंगे, उसको कैरी करते हुए चलेंगे। बाकी लाइट तो यार तुम लोगों ने पढ़ा हुआ ही होगा। सही है। जिन जो जो बच्चे आ चुके हैं अभी ग्रेड 11 के अंदर आ चुके होंगे, तो इस साल तुम लोगों ने पेपर देना है अप्रैल के अंदर। सही है। तुम लोग का मोस्ट प्रॉब्लली 27 अप्रैल से पेपर शुरू हो जाएंगे। तो भाई तैयारी इस साल पक्की रखनी है। और मैं तुम लोग को एक गाइडेंस ज़रूर दूंगा भाई, पास पेपर इज़ ग्रेटर दैन नोट्स। चाहे जो हो जाए, जो टीचर जो बोले भाई मेरा ये लिख लो वो लिख लो, सब फजूल है। सिर्फ मार्किंग्स, मैं खुद बोल रहा हूँ मेरे अच्छे हैं नोट्स, ये नहीं बोला मेरे बुरे हैं, लेकिन मार्किंग स्कीम का मुकाबला नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर चेक करेगा ना मार्किंग स्कीम से, वही मेन चीज़ होगी। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास जनरल फिज़िक्स है, थर्मल फिज़िक्स है, साउंड वेव्स हैं, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है और स्पेस फिज़िक्स है। देखो ये सारे बहुत आसान। तुम लोग को मजाक लग रहा होगा कि फ़िज़िक्स आसान नहीं है। अरे बहुत आसान है, तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं तुम लोग को करवा दूंगा। अच्छा, अब मैं तुम लोग को पेपर्स वगैरह की गाइडेंस देता हूँ। देखो सिलेबस की जहाँ तक बात है, तो सिलेबस तो हम लोग ख़त्म कर लेंगे 3 मंथ्स के अंदर। जैसे जैसे मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता रहूँगा, मुझे खुद भी तो टाइम मिले, मुझे भी ए लेवल्स का पढ़ना है। सही है। और नोट्स की जहाँ तक बात है, मैं नोट्स ग्रुप पे पब्लिश वगैरह कर दूँगा। और मेन थिंग ये है, जो जो लेक्चर मैं पढ़ा हूँ ना, उसको रिवाइज ज़रूर करना है। और जैसा अपना पेस अगर तुम लोग को रखना है तो अपना तुम लोग कर सकते हो। अगर तुम लोग को मेरे पहले से प्रिपरेशन करनी है, जैसे अगर मैं जनरल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम लोग आगे का पढ़ लेते तो अच्छी बात है। लेकिन वैसे एक बात बता रहा हूँ कि जिसको जैसे पढ़ना है पढ़े भाई, सबको खुला फ्रीडम है। अच्छा, जहाँ तक पेपर्स की बात है ना, तो अब ये एक मेन चीज़ है। देखो पेपर 3 नहीं होता हमारे पास, टोटल होते हैं 3 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4। पेपर 1 की पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखो पेपर 1 जो है ना, वो है MCQs। तुम लोग को 40 MCQs दिए जाएंगे, 40 मार्क्स के होंगे, 1 आवर होगा, और ईच मार्क मल्टीप्लाई बाय 1.5, और वेटेज 30%। अब ये वाली चीज़ तुम लोग को नहीं समझ आएगी। देखो बेसिक थिंग तो तुम लोग को समझ आ गई होगी कि भाई 40 मार्क्स मिलेंगे, 1 आवर का टाइम होगा, तुम लोग को एक बबल शीट दी जाएगी, इसके अंदर तुम लोग कलर करोगे। आसान MCQs होते हैं, ज़्यादा मसला होता नहीं, सारे टॉपिक्स आते हैं। ये नहीं बेटा आपको छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, पढ़ाऊँगा मैं सब। सही है। 40 MCQs होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, 1 आवर के होंगे, और ईच मार्क मल्टीप्लाइड बाय 1.5। इसका मतलब है क्या, ये मैं तुम लोग को थोड़ी देर में बताऊंगा इस जगह पे ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर।
सही है। ये जो हमारा पूरा है ना ग्रेडिंग सिस्टम, इसके अंदर मैं तुम लोगों को बताऊँगा। पेपर 2 की जहाँ तक बात है वो है थ्योरी, 80 मार्क्स का होता है। सही है, 1 आवर 45 मिनट्स होते हैं। मेन थिंग थ्योरी के अंदर याद रखना, तुम लोग किसी भी टीचर से पढ़ लो दुनिया में, तुम लोग जब तक मार्किंग स्कीम के पॉइंट स्पॉट ऑन नहीं लिखोगे तुम लोग को मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने भी, अरे भाई मैंने जितना रगड़ा खाया ना वो लेवल्स में मुझे पता है। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने कभी इस टीचर के नोट्स फॉलो कर लो, कभी इस टीचर के, ऐसा नहीं होता। सिर्फ मार्किंग स्कीम ही ले। तो डरते हो ना यार, अगर यार। अच्छा चलो, हाँ मैं बोल रहा था भाई, थ्योरी होती है 80 मार्क्स की, और मैंने वो वाले पॉइंट्स हम लोग बता दिए भाई, मार्किंग स्कीम नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं अभी से बता रहा हूँ। और ये होता है 1 आवर 45 मिनट्स का। ईच मार्क इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ये अभी मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में बताऊँगा। और और इसकी जो वेटेज होती है ना वो होती है 50%। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 4 ATP की। सही है, ये तो तुम लोग को समझ आ गया होगा पेपर 1 का। पेपर 1 तुम लोग समझ गए ना, 40 MCQ 40 मार्क्स 1 आवर्स, वेटेज वगैरह। ये वेटेज का और इसका ये मैं अभी तुम लोग को बताता हूँ। सही है, ये तो बहुत सिंपल था, ये भी बहुत सिंपल चीज़ है। सही है, 80 मार्क्स 1 आवर 45 मिनट्स। और ये वाली चीज़ मैं तुम लोग को अभी समझाता हूँ ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर। और तुम लोग जितना, सही है ये थ्योरी हो गई, MCQ हो गई, ATP की बात कर लेते हैं। तुम लोग ATP से बहुत डरते हो ना भाई, स्कूल वाले नहीं पढ़ाते। ATP का सेपरेट कंटेंट नहीं होता। ATP जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। अब तुम लोग बोलोगे भाई हम लोग को उसका कंटेंट पता कैसे चलेगा, हमें समझ कैसे आएगा, आंसर कैसे लिखोगे। भाई मैं तुम लोग को सिंपल बता दूँ, ATP में 40 आउट ऑफ 40 लाना सबसे आसान चीज़ है। इसके अंदर आपको करना क्या होता है, 12 पेपर निकालो, 12 पेपर डाउनलोड कर लो कहीं से भी, सिर्फ 12 पेपर की मार्किंग स्कीम के साथ प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ 12 पेपर्स की। भाई तुम लोग का A स्टार आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मैंने ना ATP का, मैं तुम लोग को अभी से बता रहा हूँ, मैंने अपना ATP का पढ़ा था। लाइक जो हमें गैप मिला था, सही है, 7 डेज़ का गैप मिला था। गैप डेज़ के अंदर मैंने ATP की तैयारी शुरू करी थी, और मैंने सिर्फ 12 पेपर्स करे थे, सिर्फ 12 पेपर। और मेरे अभी जो टेस्ट वगैरह हुए थे भाई 40, CIs का मैं बता रहा हूँ ना, 38 40। मेरे मिड टर्म की भी बात बता रहा हूँ मैं, हमेशा मेरे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे मार्क्स घटे हों। मेरे CIs के अंदर भी यही होता था कि भाई मेरे 40 मार्क्स के लेवल का पेपर हुआ। मेरा जो पेपर हुआ था अभी अभी 2026 में, वो भी मेरे 38 मार्क्स 39 मार्क्स। तो ATP का कोई सेपरेट कंटेंट अलग से नहीं होता, इसको आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना अच्छा होता जाएगा। जैसे अगर बेसिक भी सवाल दिया हुआ है ना, तुम लोग मार्किंग स्कीम को देख देख के उसके आंसर भी लिख लो ना 12 पेपर के, और उन 12 पेपर्स को भी रट लो, तो पेपर अगले साल भी सेम ही आना है, सिर्फ वर्डिंग चेंज करके। और मैं तुम लोग को पास पेपर्स करवाऊँगा, उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। तुम लोग उसकी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करते रहना। देख लो, मेरी एक बात याद रखो, पास पेपर्स तुम लोग को टॉपिकल्स भले करने करो, 10 साल के पास पेपर करना मेन चीज़। A स्टार के लिए सिंपल चीज़ है, 10 साल के पास पेपर और 12 ईयरली, सिर्फ 12 ईयरली इनफ है वो लेवल्स के लिए भाई, इनफ है। जितना डेप्थ में जाओगे तुम लोग के पास बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। अभी तो जुलाई चल रहा है ना, अभी बहुत टाइम है तुम लोग के पास, इसकी तुम लोग फिक्र नहीं करो। चलो अब की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहले नोट्स कॉपी कर लो, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, आराम से नोट्स कॉपी कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो कोई। सही है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टोटल पेपर्स, सही है, ले लिया। अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ की पॉइंट्स। भाई ये मेरी अपने एक्सपीरियंस की बातें हैं, और पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी, पढ़ाई मैं करवा दूंगा। तुम लोग को इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसकी एक सेपरेट क्लास बनाई है। भाई A स्टार इज सिंपल, A स्टार इज इक्वल टू 10 ईयर पास पेपर। ये एक अपना स्लोगन बना लो, साइन बना लो, दिमाग में रट लो, किसी भी टीचर के पास चले जाओ, किसी के भी नोट्स इस्तेमाल कर लो। मेन चीज़ ये है, सिंपली ये चीज़ मेन है, ये चीज़ मेन है, इसके अलावा और कुछ मीनिंग है। A स्टार इज इक्वल टू 10 ईयर्स पास पेपर्स, मार्किंग स्कीम ओवर नोट्स। आपने मार्किंग स्कीम को फॉलो करना है, ये नहीं आपने टीचर के नोट्स। अबे नोट्स होते हैं समझने के लिए, बेसिक्स, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मार्किंग स्कीम बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, उसको इस्तेमाल करो, छाप के आओ, A स्टार आएगा।
ए लेवल्स में ये नहीं होता भाई आपने मार्किंग स्कीम छाप दी, भाई उसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा होना ज़रूरी होता है। फिज़िक्स के अंदर साफ बात बता दूँ, कॉन्सेप्ट ये नहीं बहुत अच्छा हो। मैंने ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं, मेरे दोस्त थे, मार्किंग स्कीम रट के जाते थे, वही सवाल उसी टाइप का रिपीट हो जाता था, बस उसी तरह के सवालों को तुम प्रैक्टिस कर लो, आराम से तुम लोग का ए स्टार आ जाएगा। पूरा पेपर रिपीट होता है बेटा, पूरा पेपर रिपीट होता है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, फिज़िक्स इज़ ईजी, ये बात तो पता है, सबको पता है ईजी है। तुम लोग डरोगे तो मुश्किल लगेगा, और एक हैबिट बना लो कि भाई हम लोग को फिज़िक्स 1 घंटा तो रोज़ पढ़नी है। अभी से पढ़ोगे तो आदत बनेगी। ये जो इंस्टाग्राम की रीलों में टाइम ज़ाया करते हो ना यार, इसमें टाइम वगैरह नहीं ज़ाया करो। ये जो पार्टी शार्टियों में तुम लोग जाते हो, भाई माफ़ करो, सही है, अपने अम्मा अब्बा का नाम रोशन करो, अच्छे से पढ़ो। अच्छा, अब कंप्लीट सिलेबस इन 3 मंथ्स छोड़ दो अभी के लिए। पास्ट पेपर भले नहीं समझ आ रहे, थोड़े बहुत मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा टॉपिकल्स वगैरह, लेकिन अभी के लिए चलो 3 मंथ्स। अगर तुम लोग को सेपरेटली भी चाहिए ना, बेस्ट टाइम होता है छुट्टियों के अंदर 3 मंथ्स के लिए तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, अपने नोट्स लिख लो, उसके तुम लोग जो भी तुम लोग को नोट्स बनाने हैं। लेकिन जब 3 महीने हो गए ना, उसके बाद तुम लोगों ने नोट्स के अंदर घुसना भी नहीं, फिर बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। नोट्स के अंदर घुसोगे वही BC ग्रेड आएगा। भाई मैक्स आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 3 मंथ्स का, और 7 मंथ पास्ट पेपर्स। भाई इन्जॉय करो, लाइफ को चिल रखो। कौन तुम्हें बोल रहा है कि भाई 12-12 घंटे एंड में पढ़ो, रोज़ 1-1 घंटा पढ़ो, रोज़ चलो 2 घंटे पढ़ लो, तुम्हारे 5 सब्जेक्ट है ना, रोज़ 2 घंटे पढ़ लो। सबको इजी और बैलेंस्ड वे में लेके चलो, एक्सट्रीमिज़म पे जाओगे तो ग्रेड नहीं आएगा। अच्छा, पास्ट पेपर अगर कोई लेना चाह रहा है, मतलब मैं तो क्या करता हूँ यार, अगर पास्ट पेपर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरे पास टैबलेट है तो उसके अंदर मैं ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ, सही है, और सेव कर लेता हूँ। लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि यार वो फिज़िकली पास्ट पेपर्स ले, तो वो रीड एंड राइट के ले सकता है, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन रेड स्पॉट का पेपर 4, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, देखो ना ही तो मुझे इसकी कोई प्रमोशन मिली है, मैं तो ऐसी तफरी के अंदर वीडियो बना रहा हूँ। मतलब लेक्चर तो मेरा रिकॉर्ड करना एक शौक है, टीचिंग तो जाहिर सी बात है शौक है, लेकिन अभी जाहिर सी बात है मैं एक यंग टीचर हूँ, मुझे कोई स्पॉन्सर थोड़ी मिला है। तो मैं ये बता रहा हूँ, रीड एंड राइट के पेपर 1 पेपर 2 लो भाई। मार्किंग स्कीम है, उसके अंदर आपने मार्किंग स्कीम फॉलो करनी होती है। पेपर 1 के अंदर MCQ के जो आंसर है ना, रीड एंड राइट के अंदर, उसके आंसर जो है भाई वो बहुत डिटेल के अंदर उन्होंने बताया है, ये आंसर आया कैसे कैसे नहीं आया, तो तुम लोग को बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। सही है, समझो वो सॉल्व सॉल्यूशंस हैं एंड में जो आंसर की के साथ लिखे होते हैं, लेकिन पेपर 2 के अंदर डायरेक्ट मार्किंग स्कीम लिखी हुई है आंसर की पे, तो आप चेक करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, पेपर 1 भी आप रीड एंड राइट ले लो और पेपर 2 भी आप रीड एंड राइट ले लो, और इसके अंदर दोनों वेरिएंट्स होते हैं, वेरिएंट 1 भी होता है, वेरिएंट 2 भी होता है, लेकिन मेरे ख्याल में आप 2 ही कर लो, आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, अब मैंने रेड स्पॉट क्यों बोला भाई, पेपर 4 के अंदर डायग्राम भरी हुई हैं, तुम लोग जो कर लो, तुम लोगों को मार्किंग स्कीम में समझ ही नहीं आएगा पेपर 4 में चल क्या रहा है। बच्चे यही तो रोते हैं कि वो वही वाली टेक्निक पेपर 1 और पेपर 2 की पेपर 4 के साथ करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता, मार्किंग स्कीम फॉलो करना शुरू हो जाता है, ऐसे नहीं होता। आपने पहले सॉल्व सोल्यूशन ऑफ टीचर्स देखना है, जो रेड स्पॉट के अंदर आंसर्स हैं, उसके कोई 12 अपनी मर्ज़ी के बेस्ट पेपर्स निकाल लो, सही है, 12 पेपर आपने अपनी मर्ज़ी के निकाल लिए। अब जैसे बहुत सारी डायग्राम्स हैं, मिसाल के तौर पे यार मैग्नेट है, सोलेनॉइड है, भाई सही है, अगर एक सोलेनॉइड है और आपको ऐसे ऐसे करके बनाना है कंपास का, एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ, तो मार्किंग स्कीम में उसका थोड़ी उन्होंने बताया हुआ है। अगर आपको मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे अगर आपको रिफ्लेक्शन का अगर कुछ बनाना है, या आपको ये एंगल वगैरह इसका दिखाना है, तो वो मार्किंग स्कीम में नहीं होएगा। लेकिन अगर आप रेड स्पॉट के उन डायग्राम वगैरह में देखोगे ना, तो सॉल्व सॉल्यूशन में उन्होंने पूरा बनाया हुआ होगा कि यार इसको आप ऐसे बना लो, ऐसे 30 डिग्री है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इमर्जेंट है, समझ रहे हो ना इसका। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई उसके अंदर इतने डायग्राम होते हैं, इतनी थिंकिंग चाहिए होती है कि वो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के ज़रिए बताता रहेगा। पेपर 1 पेपर 2 में मार्किंग स्कीम इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो पढ़ के ही समझ आ जाती है, लेकिन पेपर 4 में रेड स्पॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन मार्किंग स्कीम भी इम्पॉर्टेंट है। रेड स्पॉट से आपने सॉल्यूशन देखे, ये नहीं बोला कि मार्किंग स्कीम नहीं फॉलो करना ATP में, भाई ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन देखे आपने रेड स्पॉट के अंदर, सही है, फिर आप गए मार्किंग स्कीम्स पे। अब तुम लोगों ने मार्किंग स्कीम वगैरह देखी हुई होंगी, या फिर अगर मैं तुम लोग को दिखा दूँ,
एक सेकंड में तुम लोग को दिखा देता हूँ, वेट करना। 25 फिज़िक्स मार्क स्कीम। सही है, मैं तुम लोग को एक ऐसी जनरल सी मार्किंग स्कीम दिखा देता हूँ पेपर 4 की, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 तो उसके अंदर वैसी ऑलरेडी होती है। अच्छा हाँ, ये रही। अब देखो इसके अंदर तुम्हें कोई डायग्राम देखना होगा ना, तुम लोग को नहीं मिलेगा। ये पेपर 4 की मार्किंग स्कीम है, तुम्हें कोई डायग्राम के ज़रिए नहीं सिखाएगा। अब मिसाल के तौर पे तुम लोग को अगर जैसे कि डायग्राम वाली जो चीज़ होगी ना, इसके ना पॉइंट्स लिखे हुए होंगे लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये असल में एग्जामिनर्स के लिए बनी हुई है। और जैसे कि अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है कि यार आपने अपनी लाइन को ऐसे हॉरिजॉन्टल रखना है, लाइन को उस वाले वर्टेक्स पे रखना है, तो तुम लोग मार्किंग स्कीम से नहीं समझ पाओगे। और वही चीज़ तुम लोग को ड्रॉ करके दी हुई होगी रेड स्पॉट के अंदर, डायग्राम्स के अंदर, तो वो तुम लोग इजीली टैकल कर लोगे, उसका इसलिए मसला नहीं आएगा। अब मैं ये नहीं बोला मार्किंग स्कीम नहीं फॉलो करना, नहीं भाई, बहुत सारे जैसे प्लानिंग क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर तुम लोग को ये फॉलो तो करना पड़ेगा ना। ये देखो, स्टॉप वॉच, टाइम, हॉट वाटर कूलिंग मेथड, ये हैं पॉइंटर्स। ये देखो, मेन मार्किंग्स की भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये तो तुम्हें लिखने होंगे। तो तुम लोगों को रेड स्पॉट के लिए दोनों फॉलो करना होगा, पेपर 4 के लिए दोनों फॉलो करना होगा। रेड स्पॉट भी फॉलो करनी होगी और मार्किंग स्कीम भी फॉलो करनी होगी। और पेपर 1 के लिए तुम लोग को मार्किंग स्कीम्स फॉलो करनी है और कुछ नहीं फॉलो करना, बस सिंपल। रीड एंड राइट के अंदर मार्किंग स्कीम मौजूद है। बस प्रैक्टिस, जितनी पास पेपर प्रैक्टिस करोगे उतना ग्रेड मिलेगा। बस इस बात को दिमाग में बिठा लो, जितना नोट्स के पीछे ख्वार हो गया रोते रहना। अब तुम लोग ये रोगे कि यार हमारे पास कंटेंट नहीं है, हम कैसे पढ़ें। आप कहीं से भी निकाल लो यार, नोट्स कहीं से भी निकाल लो, उसको नहीं समझ आ रहे ऊपर से पढ़ लो। ये तुम लोगों को ये होता है ना यार, अगर हमारी ये चीज़ तो उसने नहीं, उस टीचर ने पढ़ाई है, उस टीचर ने नहीं पढ़ाई, वो आती भी नहीं है पेपर में। क्योंकि जो 90% पेपर आता है ना, वो होता ही रिपीट है पास्ट पेपर से, चाहे जो कर लो। 25 साल से यही हालात है, सही है वो, और ये कभी चेंज होना भी नहीं है। तो भाई एक सिस्टम को एक्सेप्ट करो और उसको फॉलो कर लो। और लास्ट चीज़ है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। नहीं रहोगे कंसिस्टेंट, एक प्लान पे फोकस करके रहो। अगर नहीं रहोगे तो फ़ायदा नहीं है, खुद ही पछताओगे, इधर उधर प्लान्स में डाइवर्ट होगे तो फिर मुश्किल होगी। और भाई ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं तो फ्रेश पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको कॉपी करना वो कर ले। वैसे मैं ज़्यादा डायग्राम वगैरह, तुम लोग जो बोलते हो ना यार इसके अंदर बहुत डिजिटल पढ़ा रहा हूँ, नहीं भाई, मैं तुम लोग को लिख के दूंगा ताकि तुम लोग के लिए यार नोट्स बनाना भी आसान हो। ये नहीं भाई इतना कॉम्प्लेक्स, वो जो नहीं होते बुकिश नोट्स, वैसे नहीं बना रहा। ईजी होके पढ़ेंगे, सिस्टम चला के पढ़ेंगे। अच्छा चलो, तुम लोगों ने ये सारा देख लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया फिज़िक्स का। सही है, सर SNR ने तुम लोगों को भाई पूरा क्रैक करवा देना है, मसला नहीं है। इजी चिल सीन, मज़े में पढ़ेंगे। ये सारा सिलेबस है हमारा, ये हो गया, पेपर्स बता दिया। अब ये आ गई है हमारी वेटेज चीज़ें, सही है। अब तुम लोग को हम सिखाते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। बेटा याद रखो, A* कितने पे चेक करो, A* कितने में 160। एक सेकेंड, A* है 160 आउट ऑफ 200, लेकिन 200 का तो पेपर ही नहीं होता। 40 40 80 हुआ ना, ऐड कर लो कितना हुआ, ये तो 160 हो गया। तो सर ये कहाँ से आ गया, ये 160 यहाँ पे 2 आउट ऑफ 200 कैसे आ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग का जो पेपर है ना, वो मार्क्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब मैं वापस से इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे A* अगर लिखा हुआ है 160 आउट ऑफ 200 पे, लेकिन तुम लोग के तो टोटल पेपर ही 160 का होता है, तो इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं। अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ ये कैसे करा जाता है। मिसाल के तौर पर तुम्हारे P1 के अंदर आए 24 आउट ऑफ 40, P2 के अंदर आए 60 आउट ऑफ 80 और P4 के अंदर आए 30 आउट ऑफ 40। तो अगर हम इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, अब जैसे मैंने इसको बताया हुआ है यहाँ पे, जो पेपर 1 है उसकी वेटेज है 30%, तो अब हम उसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो जैसे कि अगर पेपर 1 है तो हम उसको करेंगे 24
मल्टीप्लाई बाय 1.5 पेपर 1 का। इसको ज़रा मैं अभी करके देखता हूँ। तो ये बन रहा है 36 मार्क्स। सही है। अब हम करेंगे 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से। 60 इंटू 1.25। सही है। 60 इंटू 1.25 इज इक्वल टू, ये बन रहा है 75। और आपके पेपर 4 में आया है 30। तो अगर 30 इंटू 1 ही रहेगा, क्योंकि इसकी वेटेज 20% है, तो ये तो रेशियो है यार, ये CIC तरफ से, मैं कुछ अपनी तरफ से थोड़ी बनाया। इसकी हम लोग को पास बन रही है 30। तो अगर हम इसको टोटली ऐड करें तो ये बन रहा है 141। अब 141 से आप यहाँ चेक करो, 141 इस बाउंड्री के बीच में लाई कर रहा है, तो आपका आ रहा है A ग्रेड। अब समझ आया ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। अब आप वेटेज चेक करो, अगर आपके 30 आउट ऑफ 40 आ भी रहे ATP के पेपर में, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आपके 30 आउट ऑफ 40 पेपर 1 के पेपर में आ रहे हैं, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 45 मार्क्स। तो पेपर 1 MCQs की इतनी ज़्यादा वैल्यू है। सही है, ग्रेडिंग सिस्टम को ऐसे देखा जाता है। अच्छा भाई, नोट करो लेवल हमारे बच्चों का, नालायक बच्चों का। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा लो थ्रेशोल्ड है, काफ़ी लो है, ये काफ़ी ज़्यादा लो है। हाँ, O लेवल 5054 फॉर फिज़िक्स भी बहुत लो थ्रेशोल्ड के अंदर आता है। तो तुम लोग को मैं सिंपली बता रहा हूँ कि भाई ये हुआ क्यों है। नोट्स तो सब ने पढ़े होंगे, रटा तो सब ने होगा, लेकिन मार्क्स A ग्रेड वालों के भी ऐसे क्यों आ रहे हैं? उन्होंने मार्किंग स्कीम के पॉइंट नहीं लिखे बेटा। और आप देख भी लो, फिर भी A* जो है वो 80% के ऊपर है, और मेरे ख़्याल में ये है, वैसे है थ्रेशोल्ड। ये तुम लोग को लग रहा कम होगा, लेकिन जिस हिसाब की मार्किंग होती है ना भाई, ये है साइंस का पेपर। पाकिस्तान स्टडी इस्लामिया से बाहर आ जाओ। मेरा भी 2A* बने आए थे O2 के अंदर, इस्लामियत पाकिस्तानी इस्लामियत उर्दू 2A* बने। फ्लैक्स नहीं कर रहा, बता रहा हूँ, मैं भी उसी चक्कर में फंसा हुआ था, रट के निकाल लूँगा, ऐसे नहीं हुआ था। मैं बहुत गंदा वाला फंसा था, बड़ी मुश्किल से निकला हूँ एंड में। बता रहा हूँ ना उन लोगों को कि भाई इसको जो चीज़ें होती हैं ना, ये इसके लिए मेन चीज़ है मार्किंग स्कीम। अपना स्लोगन याद रखना, 10 साल के पास पेपर और मार्किंग स्कीम ओवर नोट्स। भाई सिंपल सिस्टम है। और जो तुम लोग को फोकस करना है ना, वो मेन चीज़ है कि भाई अपना गोल बनाओ, कि भाई गोल एटलीस्ट आज से ही अपना ये बना लो कि यार 36+, और 70+, और इनको प्रैक्टिस करना है। अब जो तुम लोग के स्कूल में पेपर्स होते हैं ना, पेपर्स तुम लोगों के शायद 50 मार्क का मिड टर्म हो गया, 75 मार्क का मिड टर्म हो गया, इस लेवल से अपनी तैयारी तुम लोग को नहीं करनी। तुम लोग को फ़ौरन से अपना सिलेबस ख़त्म करना है, और फिर अपने आप को ईयरली पेपर्स के ज़रिए ट्रेन करना है। और ईयरली में तुम लोग को सिर्फ बोल रहा हूँ, सिर्फ 12 पेपर कर लो कंप्लीट। 12 पेपर कितने होते हैं यार? 12 इंटू 1 आवर कर लो ना, कितना हो गया ये? 12 ही आवर्स हो गए। तो 12 आवर तुम लोग सिर्फ 12 घंटे, ज़िंदगी के 12 घंटे तुम लोग को ईयरली पेपर्स में लगाने हैं, वो ला के A* आ जाएगा। तो और तुम लोग को चाहिए क्या? कुछ भी नहीं चाहिए भाई ज़िंदगी में, गारंटी दे रहा हूँ उसका A* ही आएगा भाई। हम लोग जितना गंदा फंसे थे ना, मेरे दोस्त और मैं, हाँ कोई मुझसे ही पूछे, तो बस अब इसको हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे। O लेवल फिज़िक्स का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, ये सिलेबस वगैरह है, ये पेपर्स की वेटेज मैंने तुम लोग को समझा दी है कि कौन सा किससे मल्टीप्लाई होता है। सही है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने करी हुई थी। वापस से देख लेना, अगर नई वीडियो समझ आई रिप्ले कर लेना कि भाई ये कैसे मल्टीप्लाई होता है और उसका टोटल कैसे बनता है। और ये मैंने तुम लोग के लिए की पॉइंट्स लिखे थे। सही है। अच्छा, पहला जो चैप्टर होगा वो हम जनरल फिज़िक्स से ही शुरू करेंगे। सही है, मैं नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन या कल में अपलोड करूँगा। सही है, तो तुम लोग देख लेना उस वीडियो को, समझ आया तो यार यूज़ कर लेना। वैसे तो काफ़ी इजी सीन है इसका। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुम लोग को पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। नहीं जस्ट किडिंग यार, तुम लोग को करना हो तो कर लेना। वैसे इसका बस द एंड था फॉर नाउ।